हजरत नूह को अगर सलाम नहीं करूंगा, आदाब नहीं करूंगा तो अपने फर्ज कोताही जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो कि तुम्हें गलत दिखना पड़े। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि 17 सूत्रीय मांगों को मनवाने को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना 19 फरवरी को की जा रही जनसभा को लेकर मेवात में जाकर मदरसों के बच्चों और मौलानाओं से मिलकर दुआएं ले रहे हैं। करतार सिंह भड़ाना का अब केवल एक ही मकसद है कि मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाऊं कि मरने के बाद लोग मुझे याद रखें। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर नूह में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि जो मांगे संघर्ष समिति के बैनर तले मांगी जा रही हैं, इन मांगों को मानना ईमानदार सरकार को कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि आसान है। जो सरकार इन मांगों को मानेगी, संघर्ष समिति आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में उनका समर्थन करेगी। भड़ाना ने आगे कहा कि मैं हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, इसके लिए मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं इस विषय को लेकर कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, बल्कि आम जनमानस को बुनियादी सुविधाएं मिल जाएं, यही मेरा स्वार्थ है, और लोगों का जीवन खुशहाल हो जाए। सही समय पर बेहतर एजुकेशन मिले, बेहतर इलाज मिले और इंसाफ का राज कायम हो। भ्रष्टाचार जो सिस्टम के अंदर कैंसर की तरह अपनी जड़ें जमा चुका है, वो खत्म हो जाए। ये संघर्ष समिति की पहली प्राथमिकता है। 17 सूत्रीय मांग जो भी सरकार मानेगी, संघर्ष समिति उनका पुरजोर समर्थन करेगी और हरियाणा में सरकार बनवाने का काम करेगी। आगे करतार सिंह भड़ाना ने मीडिया और आम जनमानस से 17 सूत्रीय मांगों का समर्थन मांगा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं करतार सिंह भड़ाना। बोलना भी नहीं आता, क्योंकि आज ऐसी भूमि, ऐसे मदरसे में मुझे आने का मौका मिला है। जब तक मैं जिंदा हूं, परवरदिगार से दुआ करता रहूंगा कि मेरे बच्चों को, जो हमारे बड़ों ने हमने जो भुगता है, जो मुसीबतें देखी है, वो इस भविष्य को मेरे बच्चों को ना देखे बड़े। ऐसी में प्रार्थना करता हूं। करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन परमात्मा की, परवरदिगार की मर्जी के बगैर पता भी नहीं। हजरत नूह को अगर सलाम नहीं करूंगा, आदाब नहीं करूंगा तो अपने फर्ज कोताही करूंगा, क्योंकि नूह हजरत नूह के नाम से ही जाना जाता है और हजारों साल पहले उन्हीं के नाम पर रखा गया। और मैं जितने भी भाई साथी मीडिया से, इलेक्ट्रिक वे, प्रिंट से जो भी है, मैं उनको एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं कि कभी भी जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो कि तुम्हें गलत दिखना पड़े। सम्मान दिल की गहराइयों से करूंगा आपका, कभी गलत काम के लिए नहीं कहूंगा। और अगर कोई मकसद है तो सिर्फ एक ही है कि जो 17 सूत्रीय परवरदिगार ने, मैया ने और कन्हैया ने जो शुरू करवाया है, इसको हम 36 बिरादरी मिलके गरीब के लिए कुछ कर जाए, ऐसी मेरी दिल की इच्छा है, भावना। क्योंकि ये रईस लोगों के लिए ये नहीं है, लेकिन 80% जो जनता हरियाणा में बसती है, वो जो अच्छे से जी भी नहीं पाती है, उसका जीवन जीने लायक हो जाएगा। मैं इसीलिए आपके बीच में आया हूं कि इसमें आप मेरी मदद करें, इस काम में मदद करें और यह हरियाणा के लिए एक अच्छा। बाकी जो भाई भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनको जितना मेरे से बोलना है। आपने 17 सूत्रीय जो संघर्ष समिति है, इसकी शुरुआत नूह से क्यों की? क्यों?
कि हमारे नबी हजरत नूह की ये धरती है, ये भी इतनी पावन धरती है, इसलिए। और फिर दूसरी बात एक और भी मैं बताऊं कि वो ये जिला दक्षिण और पश्चिम के कोने पे है, और जब भी कोई हमारे पूर्वज बताते थे कि दक्षिण पश्चिम से शुरू करो और उत्तर पूरब चले, मैंने इसलिए यहां से। मंत्री जी, जो 14 साल तक की बच्चियां हैं, 6,000 जी भैया, जो 14 साल तक की बच्चियां हैं, 6,000 भत्ता किस प्रकार से? देखिए, जो 8वीं पास करेगी लड़की या जो 8वीं में प्रवेश करेगी जो लड़की, उसको 6,000 जेब खर्ची सरकार को देनी होगी। अगर एक अच्छा जीवन बच्चों के लिए, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, क्योंकि माँ बाप 8वीं क्लास तक उसे पढ़ाना चाहेंगे और उसको मायूस नहीं होना पड़ेगा उस बच्ची को। और लाखों बच्ची उस जेब खर्ची की वजह से या पैसा ना होने की वजह से लाखों लड़कियां बीमार हो जाती हैं, बीमारी की भेंट चलती है। इसलिए अगर वो हो जाएगा तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, उससे कहीं बड़ा काम होता है। जी, क्या लगता नहीं है किसी भी सरकार के लिए 70 सूत्री मांग पूरी करना बहुत बड़ा काम होगा? इसमें तो कोई दो राय नहीं, काम बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोच ना भी बहुत बड़ी बात, लेकिन अगर कोई परमात्मा कराना चाहे, परवरदिगार कराना चाहे, और कोई ईमानदार मुखिया जैसे कि आपके खट्टर जी, मैं तो नहीं मिला हूं कभी, लेकिन मैंने सुना है कि वो ईमानदार मुख्यमंत्री जी हैं और वो अच्छे काम करना चाहते हैं, और देश के प्रधानमंत्री वो भी बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि जैसे मंदिर बना, तो मेरी ऐसी सोच है कि भगवान राम ने का जो मंदिर है, भगवान राम की जो सोच थी, जिस तरह से वो राज करते थे मंदिर के साथ, वो भी तो आना चाहिए। और वो ये था कि कोई मेरे राज में भूखा ना सो जाए और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो जाए, चाहे वह स्वयं राजा ही क्यों ना हो। अगर वो दोषी है तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी, और अगर कितना भी गरीब आदमी है उसको न्याय चाहिए, तो आपको पता ही है, वो मिसाल आपको पता है कि उन्हें सीते माता को भी परीक्षा ले ली थी और त्याग हो गया था सीता माता, लेकिन इंसाफ का त्याग नहीं हुआ। जमीन पे सोना और जो कार्य वो कर गए हैं, ऐसे कार्य करने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो मेरे दिमाग में ये सोच आया कि अगर ये काम हो जाएगा तो एक्चुअली में सारी हिंदुस्तान की बात नहीं करता मैं कि वहां ये कार्य हो सकता है या राम राज या अच्छा राज्य बन सकता है, प्रदेश बन सकता है। वो हरियाणा जो 3 तरफ दिल्ली के लगता है, और वहां पे विकास कराया जा सकता है, रोजगार बढ़ाया जा सकता है। और जब वो रोजगार बढ़ जाएगा, जब करने वाले कम और काम करवाने वाले ज्यादा हो जाएंगे, उसी दिन बेरोजगारी और जो ये मेरी डिमांड है सारी पूरी होगी। मंत्री जी, जो 17 सूत्री मांगे हैं, इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि राजनीति का दमन करना। क्या लग रहा है कि आपके इस मिशन में यानी कि पूरी तरीके से सफलता मिल पाएगी? क्योंकि वादे और दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? अगर आप मेरा विश्वास करोगे, मैंने इस कार्य इसीलिए शुरू किया है
क्योंकि और भी बहुत से नेता करते हैं और अपनी राजनीति के लिए करती हैं। सबसे पहले तो मैं हरियाणा से कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक जिंदा हूं। इस कार्य के लिए काम करूंगा, 17 सूत्रीय के लिए काम करूंगा और हर हाल में जो मुझसे हो सकेगा वो कोशिश करूंगा और इसको लागू करवाऊंगा और उन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे जो इसको आगे चलाने में भी सक्षम हो, इसके लायक। सर, आपने अभी एक बहुत बड़ी बात की है, ना तो चुनाव लड़ूंगा, 17 सूत्रीय मांगों को आगे करवाऊंगा, तो सर कैसे करा पाएंगे इस तरीके से? भाई, अगर आप खड़े हो जाएंगे, सबसे पहले तो मेरा मीडिया अगर मेरे साथ आ जाएगा तो मेरी सारी जनता, जनमानस हरियाणा का साथ आ जाएगा और जनमानस के बगैर कोई सरकार बनाएगा। जहां तक मेरी बात है, बनने वाला बड़ा नहीं होता, ये जनार्दन बड़ी होगी और ये जनता जनार्दन मेरे साथ होगी तो कोई काम करवाने में किसी तरह की क्या दिक्कत आ जाएगी। जो ये सरकार बनाएंगे तो सरकार इनकी मर्जी से ही चलेगी, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ इंतजाम किया। मैंने 17 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है, वो अगर लागू होगा तो वो उस पूरी कंडीशन के साथ होगा। अगर किसी पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे तो उसको करेंगे जो इसे पूरा करेगी, नहीं तो हम दूर हैं। मंत्री जी, बात करें, आपने कहा है कि 14 साल से ऊपर की लड़की को 6,000 हम पेंशन देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि हरियाणा सरकार इतनी सारी लड़कियों को पेंशन कैसे देगी? देखिए, ये मैंने जो अपना हिसाब लगाया है, 10 लाख बच्चियां ऐसी होंगी हरियाणा के अंदर जिनको इसकी जरूरत है और वो 600 करोड़ का बोझ बढ़ता है और 600 करोड़ महीने का किसी भी सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो बच्ची बढ़ाना भी चाहते हैं और एक अच्छा प्रदेश बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 600 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो चाहेंगे और जिसको सरकार बनानी होगी वो इसको लागू करेगा। एक बात मैं आपको, इतने सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, मैं खुद भी नेता रहा हूं, मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने सबसे पहले कहा है कि ईमानदार सरकार और सारे अफसर ईमानदार, और जितने वो ये मन से जब ये लगा देंगे कि भाई ईमानदार अफसर ने सही को सही करना है, तो रेवेन्यू में कहता हूं कि वो 4,000 करोड़ बढ़ जाएगा अगर वो सही मायने से आए। तो ये तो मैं पहले कह रहा हूं कि जब तक ईमानदारी नहीं आएगी और आप लेने के लिए, उसे ईमानदार बनाने के लिए खड़े नहीं हो जाते हैं, जब तक तो कुछ नहीं होने वाला। ये तो जनता और मीडिया, अगर इनको लगता है कि ये सही है, मेरा अपना किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है, मैं इसके बारे में कहता हूं। बाकी आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मुझे बताएं आप, आपके पास कोई और अगर कोई हल है एक जीवन सुधारने के लिए। एक आम आदमी को जीने का जीवन चाहिए बस, कि उसको बिलकना ना पड़े, उसको तड़पना ना पड़े, जब बच्चे बीमार हों तो माँ बाप को रोना ना पड़े।